नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। राजधानी दिल्ली से सिटी सेंटर आपके लिए लेकर हाजिर है। दिल्ली की हवा की बात दिवाली की अगली सुबह अक्सर आप देखते हैं। इस बार भी हम शुरुआत जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से ही करते हैं। पाबंदी के बाद भी दिल्ली में आतिशबाजी जो है वो होती रही और इसके बाद अगले दिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के कई शहरों में भी दर्ज किया गया। हालांकि 5 साल की तुलना में ये थोड़ा कम जरूर है। परिमल कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। पाबंदी के बाद भी दिवाली की रात चलते रहे पटाखे। अगली सुबह हवा खराब होनी ही थी। सुबह दिल्ली का AQI 325 तक जा पहुंचा। हालांकि दोपहर होते होते इसमें खासी कमी आ गई। इसमें शक नहीं कि बीते वर्षों के मुकाबले इस बार हवा कम प्रदूषित रही। 2021 में दिवाली के अगले दिन AQI 462 था तो 2020 में 435, 2019 में 367 और 2018 में 390 दर्ज किया गया था। इस साल का जो एयर क्वालिटी रहा है वो सबसे बेहतर रहा है। ये जो है एकदम से करीब आपने देखा करीब 50-60 AQI पॉइंट्स का इजाफा हुआ इन 2-3 दिनों में। लेकिन अगर हम अभी भी मिटिगेटिव कदम उठाएं और सब अपने कार्यकलापों में एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हमारे वो होते हैं तरीके हैं उनको अपनाएं और ये जो हमने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं उनका हम अब पालन करेंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि इसमें बेहतरी तो होगी। इस साल लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। पटाखे तो चले हैं, बच्चों ने चलाए हैं और कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ कि पटाखों का जितना पहले दिवालियों पे होता था कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता था। थोड़े कम क्वांटिटी में पटाखे जले हैं। रहता हूँ मोती बाग साउथ दिल्ली में, बहुत पटाखे जले कि बैन होने के बाद जब मैं छत पे गया वो लगाने के लिए, मतलब दिए लगा रहा था, तो मैं बच्चों से कह रहा था मैं भाई फटाफट नीचे चलो कहीं ऊपर कुछ ना गिर जाए। रॉकेट चल रहे थे, फूट जड़ी, मतलब मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नहीं तकलीफ हमारे इस इलाके में थी। अब दिवाली की रात की आतिशबाजी को लेकर दिल्ली सरकार आंकड़े जुटाएगी। क्योंकि जो टीमें आपने बनाई थी उन्होंने ग्राउंड स्तर पर क्या कार्रवाई की है? वो अभी उसकी रिपोर्ट अभी कंपाइल होकर नहीं आई है। जब आएगी तो आपको हम सबमिट करेंगे। मेरा कहना है कि हवा भी साथ दे, दिल्ली के लोग भी साथ दें, सब लोग मिलकर प्रयास करें। प्रदूषण कम होना चाहिए, लक्ष्य तो हमारा यही है। क्रेडिट की बात नहीं है, बात है कि प्रदूषण कम होना चाहिए। लेकिन अब भी दिल्ली और मुंबई दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार संस्थाओं की नहीं, सबकी है। नीति बनती है, बनाई जाती है, पालन हो इसके लिए सख्ती भी बरती जाती है। पर जब जंग जहरीली हवा से हो तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जिम्मेदार और जागरूक बनेंगे तो ये जंग जीती जा सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली के मौके पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली NCR में जमकर पटाखे चले। सिर्फ दिल्ली में ही आग लगने की 200 से ज्यादा घटनाएं सामने आई। कुछ लोग घायल भी हुए। मुंबई की बात करें तो वहां पर भी कई सारे मामले जो है वो सामने आए। सुनील सिंह और मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी दिल्ली NCR में जमकर पटाखे जले। दिवाली की रात दिल्ली में पटाखों की वजह से आग लगने की 201 घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल करीब 160 घटनाएं हुई थी। वहीं दिल्ली सरकार की कैट्स को दिवाली की रात लोगों के जलकर घायल होने के 140 कॉल मिले। इनमें दिल्ली NCR में 97 लोग घायल हुए। कैट्स ने 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दिया से झुलसने वालों की तादाद 36 रही, जबकि पटाखों से 61 लोग झुलसे। इनमें 13 बच्चे और 84 वयस्क हैं। दिल्ली में दिवाली की रात आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें एक रेस्टोरेंट में आग लगना शामिल है। 12 बजे से 12 बजे तक हमें 201 कॉल हुई और 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है करीब 63 कॉल हुई। तो यू कैन से कि अगर दिवाली के ओकेजन में टोटल 264 कॉल हुई है। पुलिस दावा करती रही कि वो दिल्ली और NCR में पटाखों की खरीद फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी लगा रही है, लेकिन सच ये है कि दिवाली की रात दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई। इसका असर सीधा दिल्ली और NCR की हवा पर पड़ा। मुंबई में दीपावली की रात 26 आग के कॉल आए, जिसमें 17 जगहों पर आग आतिशबाजी से लगी। इसके अलावा पुणे में 17 आग के कॉल आए थे। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई। लेकिन ठाणे के उल्लासनगर से आई एक तस्वीर ने सबका दिल दहला दिया। 23 अक्टूबर की रात 2:30 बजे के करीब उल्लासनगर के
कोल मैदान के पास हीरा पन्ना नामक इमारत की बालकनी में अचानक से धमाकों की आवाज आई। लोगों ने भागकर अपनी बालकनी से देखा तो नीचे खड़ा एक युवक रॉकेट दाग रहा था। हम सब परिवार के साथ बैठे थे, घर पे मेहमान आए हुए थे, तो अचानक एक फायरिंग कैसा होता है, एक ब्लास्ट हुआ मेरे गैलरी में। तो हम लोग सब लोग गए देखने के लिए क्या हुआ है। तो हमने देखा कि एक बंदा ऐसा रॉकेट लेके मतलब ऐसा कर रहा था कि पर्पसली कर रहा है कोई चीज़, और नशे में था, कौन था डोंट नो, अननोन पर्सन था या कोई था आई डोंट नो, लेकिन वो खड़ा होकर पर्पसली ऐसा पर्पसली कर रहा था। उस युवक की हैरान कर देने वाली हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उल्लासनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग है। वो जो लड़का है जो वीडियो में दिख रहा है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने के बाद हम लोगों ने तुरंत वो बच्चे की छानबीन में मेरी पुलिस लगा दी। उसमें वो बच्चे को हम लोगों ने ट्रेस किया है, लेकिन वो माइनर होने की वजह से उसकी जानकारी हम आपको मतलब डिटेल नहीं दे सकते। राहत की बात यह रही कि आग लगने की इन घटनाओं में किसी की जान नहीं गई। दिल्ली में अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से त्योहारी सीजन में बाजार कमजोर रहा, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक लौटी और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार त्योहारी सीजन में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। दिल्ली के मशहूर बंगाली मार्केट में बंगाली स्वीट्स नाम की दुकान चला रहे गिरीश अग्रवाल के कारोबार की मिठास 2 साल बाद लौटी है। कोरोना में लगभग बैठ चुका कारोबार फिर कुलांचे भर रहा है। मेरे साथ बंगाली स्वीट के मालिक गिरीश अग्रवाल हैं। गिरीश जी, 2 साल बहुत मुश्किल रहे आपके लिए, इस बार बिजनेस कितना वापस आया? लेकिन सब 2020 और 21 तो सभी के लिए मुश्किल रहा, लेकिन 2022 में जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार हुआ और लोग बाज़ार में निकले, लोगों के दिल से जो कोरोना का खौफ था वो निकल गया और लोगों ने हर त्यौहार मैं समझता हूँ बड़ी धूमधाम से मनाया। और ये समझिए कि मैं समझता हूँ 80-85% बिजनेस वापस आ गया। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बाजार में कारोबार में बढ़ोतरी से व्यापारी खुश हैं। उनका बिजनेस धीरे धीरे वापस लौट रहा है और साथ ही 2020 और 2021 के दौरान कोरोना संकट की वजह से उन्हें बिजनेस में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई भी हो रही है। त्योहारों के सीजन में कारोबार में सुधार का ये ट्रेंड पूरे देश में देखने को मिला है। व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, नवरात्र के सीजन से ही कारोबार में जो सुधार का ट्रेंड शुरू हुआ वो दिवाली के दौरान और बेहतर हो गया। 2020-2021 में काफी नुकसान हुआ था कोरोना संकट की वजह से, इस बार क्या ट्रेंड्स हैं? 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। इसमें धनतेरस और दिवाली के दौरान भी बिक्री बढ़ी है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इस 1.5 लाख करोड़? देखिए, धनतेरस की यदि बात करें तो ज्वेलरी और अन्य जो सामान है जो हम धनतेरस पर खरीदते हैं, लगभग पूरे देश में 45,000 करोड़ का व्यापार तो उन 2 दिनों के अंदर में हुआ। और क्योंकि ये लगातार त्योहार आ रहे हैं, अभी और त्योहार आने बाकी हैं, तो निश्चित रूप से 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होगा। और यदि यही ट्रेंड चलता है तो मुझे लगता है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है पूरे सीजन में। कोरोना संकट से पहले 2019 में त्योहारों के सीजन में करीब 90,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की करते हैं। ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। किंग चार्ल्स ने उनको इस पद पर नियुक्त किया है और अपने पहले संबोधन में ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन का वर्तमान और भविष्य सुधारना उनकी प्राथमिकता है। बकिंगम पैलेस में सम्राट चार्ल्स तृतीय अपना पहला सबसे बड़ा दायित्व पूरा करते हुए पहली बार भारतीय मूल के ऋषि सुनक को उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन को आर्थिक अस्थिरता से बाहर लाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses
with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. सुनक ने ऐसे समय में कमान संभाली है जब ब्रिटेन अपने इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। वहां 3 साल में 4 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। बेरोजगारी और महंगाई दर की वजह से लोग ब्रिटेन छोड़कर जा रहे हैं। सुनक का कहना है वो आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर ब्रिटेन बनाना चाहते हैं। The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. सुनक के सामने चुनौती अपने सहयोगियों के चुनाव की भी है। कंजर्वेटिव पार्टी सदन में स्पष्ट बहुमत के बावजूद बटी हुई है। सुनक मानते हैं कि जनादेश किसी शख्स के लिए नहीं, पूरी पार्टी के लिए है और सब मिलकर काम करेंगे तो ब्रिटेन संकट से बाहर निकल पाएगा। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ऋषि सुनक का भारत से पुराना नाता है। उनकी ससुराल बेंगलुरु में है। उनके ससुर और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने उम्मीद जताई है कि वो अपने देश की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। निहाल किदवई की रिपोर्ट आप देखिए। 42 साल के ऋषि सुनक का भारत से दोहरा रिश्ता है। उनके दादा दादी भारतीय थे और उनकी ससुराल बेंगलुरु में है। जाने माने उद्योगपति नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता से उनकी शादी हुई है। उनकी 2 बेटियां हैं। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने पर उनकी ससुराल में कोई दिखावे का माहौल नहीं है, बस सादगी है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने बेशक अपने दामाद को बधाई दी। नारायण मूर्ति ने ट्वीट किया है, ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वो यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। भारत में लोग इसी बात से खुश हैं कि सुनक का यहां से रिश्ता रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ठीक है कि तुम मुझे कहीं के नहीं गए तो वो हमारे भारतीय भी हैं। सबसे पहले सीना हमारा तब चौड़ा होता है 56 इंच का नहीं 65 इंच का, क्योंकि हमारे भारत मुल्क के हैं और ब्रिटेन के नंबर 1 के कुर्सी पर आज बैठे हुए। तब आज इसीलिए हमारा सीना चौड़ा रहा है। सिर्फ मेरा नहीं, आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा रहा है। वो देखो ब्रिटेन में बैठा हुआ वो आदमी जो है वो भारतीय है। भारत मूल से जाकर वहाँ सीएम बन रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी वो नहीं भूले हैं। हमें उन पे बहुत गर्व हो रहा है और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। आदमी कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं भूले, वो सबसे बड़ी गर्व की बात है। ऋषि सुनक का बेंगलुरु में यह ससुराल है। जिस सादगी के लिए ऋषि सुनक जाने जाते हैं, उसी सादगी के लिए नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और उनका परिवार भी। इस महीने के आखिर में उम्मीद की जा रही है कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सामने आए लोगों की संवेदनहीनता। बने रहेगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोगों की संवेदनहीनता का एक मामला सामने आया है। रविवार को 13 साल की नाबालिग लड़की लापता होने के कुछ घंटे बाद घायल हालत में मिली, लेकिन घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग उसे घेरकर वीडियो बनाने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत लड़की को अस्पताल पहुंचाया। बच्ची को लेकर ऑटो रिक्शा तक दौड़ने का पुलिस वालों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे। इस केस के कई पहलू हैं। तो पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर बात कर लें, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने रेप और काफ़ी दूसरी स्ट्रिंजेंट धाराओं में केस रजिस्टर किया है। 2 सीसीटीवी के विजुअल सामने आए हैं। ये संडे के हैं, रविवार दोपहर के हैं, एक 1:30 बजे का और एक 1:40 का। ये 13 साल की लड़की पहले सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किसी आदमी से बात कर रही है और दूसरे में आप ये देख सकते हैं कि उस आदमी के पीछे पीछे चल रही है। गंभीर हालत में ये लड़की एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के कैंपस में मिली। उस कैंपस की दीवार टूटी हुई है तो इसलिए शायद उसको अंदर उस रास्ते से लाया गया।
उसी गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने उसको देखा, उसके बाद उसने पुलिस को इत्तला की। फिलहाल कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। जो कंप्लेंट लड़की के रिश्तेदारों ने दी है पुलिस को, उसमें लिखा है कि उसके साथ गलत काम करने के लिए उसको लेके गया, जब उसने रेजिस्ट किया तो उसको मारा पीटा गया और अधमरा वहां पे छोड़ दिया गया। लड़की कानपुर में एक हॉस्पिटल में एडमिट है और फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर है। जो दूसरी चीज है जो देखने वाली बात है और काफी इनसेंसिटिव है, वो ये है कि जब वो लड़की लोगों को पड़ी हुई मिली और लहूलुहान थी, चेहरे पे खून था, सर पे खून था, जितने लोग वहां खड़े थे किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो लोग अपने मोबाइल फोन से उसकी वीडियो बनाते रहे। आप उस वीडियो में ये देख सकते हैं कि लड़की अपने हाथ उठा रही है, शायद मदद मांगने के लिए, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे, मदद किसी ने नहीं की। हाँ, ये बात जरूर करते रहे कि पुलिस आ रही होगी, पुलिस आ रही होगी, लेकिन किसी ने उस वक्त ये अटेम्प्ट नहीं किया कि उस लड़की के ऊपर कम से कम एक चादर डाल दे या एक गमछा डाल दे। गमछा लोगों के पास रहता है, उस क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि गमछा लोगों के पास है, लेकिन उतना भी किसी ने किया नहीं। हाँ, अलग अलग एंगल से वीडियोस जरूर बनाए। उसके बाद पुलिस आई और आप देख सकते हैं कि जो चौकी के इंचार्ज थे, उन्होंने एक वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने बच्ची को उठाया, दौड़े हुए गए, एक ऑटो रिक्शा में बैठाया, हॉस्पिटल लेके गए। लड़की की हालत अभी गंभीर है। पुलिस ने फिलहाल अभी ये नहीं हमें बताया है कि कोई भी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, लेकिन ये बहुत इनसेंसिटिव मामला है और साथ में गंभीर और शॉकिंग भी है। तो यही उम्मीद रहेगी कि पुलिस जल्दी से घटना के बारे में बताए कि हुआ क्या है और किन लोगों ने या किस आदमी ने इस वारदात को अंजाम दिया। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट भी हुई, आगजनी भी हुई और तोड़फोड़ भी दुकानों में की गई। घटना शहर के पानीगेट इलाके की है। घटना की सूचना मिलते ही वडोदरा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस अधिकारी पर भी पेट्रोल बम से हमला किया गया, जो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया है। पुलिस अब तलाशी अभियान चला रही है। મુસ્લિમ મેડિકલ પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે। હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ છે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તમામ સીસીટીવી ફૂટેજને બધું ચેક કરીને સંપૂર્ણ તથ્યોની પૂરી ચકાસણી કરીને પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण का करीब 50% काम जो है वो पूरा कर लिया गया है और ये दावा साइट पर काम कर रहे इंजीनियरों का है। दिवाली के मौके पर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने एक बार फिर दावा किया है कि मंदिर निर्माण को 2023 के दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि काम की प्रगति से हम संतुष्ट हैं। आलोक पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त अयोध्या में जो अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर है उसकी साइट पे हैं। 2 दिन पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने इस एरिया का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद जो ट्रस्ट राम मंदिर बना रही है उन्होंने हमें भी ये दिखाने के लिए आज बुलाया कि भाई कितना काम हो चुका है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जो डेडलाइन है या जो रेस है वो ये है कि दिसंबर 2023 तक ये मंदिर या इसका अंश कम से कम प्रेयर्स के लिए खुल जाए, डिवोटीज के लिए खुल जाए। ये पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में जैसा कि हम जानते हैं नेशनल इलेक्शन है, लेकिन पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जहां जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनसे भी बात करना जरूरी है। सर, अपना परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम सुगौतो धर है। मैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड पीएमसी जॉब देख रहा हूँ। शौगतो दा, ये बताइएगा सबसे पहले तो थोड़ा सा, जब हम ये पत्थर वत्थर देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप इंजीनियर हैं, आपको ज्यादा आइडिया है। थोड़ा सा जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ये जो पत्थर हम देख रहे हैं क्या है और कितना काम हुआ है। जो जिसके ऊपर खड़ा है ये हमारा ग्रेनाइट स्टोन का टॉप लेवल है। हमारा ग्रेनाइट स्टोन का ऑलमोस्ट 95% खत्म हो गया, 5% थोड़ा बहुत बचा है। और हमारा बंसी पावरफुल स्टोन जो देख रहा है जिसमें कारुकार्य जो दिखाई दे रहा है, ये मेनली हमारा एक काम है। ये स्टोन का मेन ये क्या है, पूरा 0 लेवल से मिलाना है, तो ज्यादा फास्ट भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, प्रोपोर्शनली चलते रहेगा, तो इसको एकदम फिनिश करना है। तो जैसा कि शौगतो जी बता रहे थे, अलग अलग हिस्से हैं। मैं थोड़ा सा और आपको दिखा दूं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रमोद श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ। सर, आप भी ये बता दीजिए कि ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये क्या सिग्निफाई कर रही है, कहाँ लगेंगे? ये फर्स्ट फ्लोर पे लगाए जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर, अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं ये इस समय हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ठीक है। इसके ऊपर जब ये लगने शुरू होंगे तो ये पत्थर लगेंगे बंसी पहाड़पुर के।
तो इसके बाद फिर मकराना के लगेंगे। इसको इस तरह से बना रहे हैं कि इससे 1000 साल तक ये मंदिर एज इट इज रहे, कोई भी भूकंप कितना भी रिएक्टर पे आ जाए तो कहीं से कोई क्षति ना हो। और आप लोगों के लिए मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है कि टाइम पे रहे काम, और क्या आप अभी संतुष्ट हैं जिस तरह से काम हो? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं काम की प्रगति से। और आप अभी एक टावर भी दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि मतलब जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से काम हो रहा है फिलहाल। थोड़ा सा अगर आप समझा पाएं सर, क्या मतलब किस तरह काम अभी तक आगे बढ़ा है और कितना अभी बाकी है? और वही जमीन के नीचे 55 से 60 फीट एक कंक्रीट हो गई, उसे रॉक कह सकते हो। फिर उसके ऊपर 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थरों की प्लिंथ हो गई, उसे कुर्सी कहेंगे। कुर्सी बनने के बाद ये पत्थर, मंदिर के पत्थर, कार्विंग किए हुए पत्थर इंस्टॉल होने शुरू हो गए। गर्भगृह के आसपास का 6 लेयर रखी गई हैं। तो इट इज अ वेरी गुड प्रोग्रेस, वेरी गुड प्रोग्रेस। जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं कि बिना पॉलिटिक्स के इस देश में, और खासकर जब अयोध्या जैसी जगह की बात है, काम नहीं चलता है। लेकिन फिलहाल वो यही कह रहे हैं कि उनका काम की प्रगति, उनके काम की प्रगति, उनके मंदिर की सही चल रही है। प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। मंगलवार को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में देखा गया। भारतीय समय के अनुसार ये दोपहर 2:29 पर शुरू हुआ। भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम 4:29 से दिखना शुरू हुआ। शाम 6:10 तक इसका असर दिखा। भारत में सूर्य ग्रहण दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज समेत अलग अलग शहरों में दिखा। इसका समय करीब 1 घंटे 40 मिनट रहा। बांग्लादेश में इस वक्त चक्रवाती तूफान सितरंग का कहर देखने को मिल रहा है। इस तूफान की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका असर उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में दिख रहा है। सितरंग के असर से त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। इसके कारण उत्तर पूर्व के अलग अलग शहरों में 14 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी हैं। त्रिपुरा में तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मंगलवार दोपहर करीब 1.5 घंटे तक सर्वर में आई दिक्कत की वजह से व्हाट्सएप डाउन रहा। इस दौरान लोग न तो मैसेज भेज पा रहे थे, न रिसीव कर पा रहे थे। हालांकि कुछ वक्त बाद इस दिक्कत को दूर कर लिया गया। तो इसी के साथ आज के सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे आप इजाजत दीजिए, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। सारा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।